यस मनमोहन सर। गुड इवनिंग सर। फिर भी मैं कुछ बोल सकता हूँ राहु बिल्कुल केतु सर। वाले केस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए ना, आप बोलिए। सर राहु केतु के मतलब कालसर्प दोष का अपने मतलब ज्योतिष के ग्रंथों में कहीं भी नाम नहीं है। ये दो तीन सालों मतलब 200-300 सालों पहले मतलब कि ये कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने अपने मतलब कि पूजा पाठ को इनकम बनाने के लिए इसका भगवा बना दिया। बोलिए वेदों में बोलिए। वेदों में कहीं पे भी वेदों में कहीं पे भी कालसर्प दोष का नाम नहीं है। हम्म बल्कि एक दूसरा दोष है, वो दोष बनता है, बट कालसर्प का कहीं पे भी नाम नहीं है। और सेकेंडली क्या होता है कि जब ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि छह खाने में प्लेनेट आ जाते हैं और छह खाने मतलब खाली रह जाते हैं। तो जैसे राहु केतु का 18 से 18 साल का साइकिल है, तो वो 9 साल मतलब कि 9 9 साल की ड्यूरेशन हो जाती है। 9 साल अच्छे निकलते हैं, 9 साल बुरे निकलते हैं। ये सबसे मतलब कि माइनस पॉइंट इसका ये है। ठीक है। वैसे तो कई टाइप के मतलब अब किताबों में कालसर्प दोष आगे वसुकी मतलब कि मुंह पे है, ऐसा है। बट असल में कालसर्प दोष नहीं है। उसका इफेक्ट सिर्फ ये आता है कि 9 साल एक मतलब जिसके भी मतलब कि ऐसे प्लेनेट होंगे तो 9 साल एक जैसे निकलेंगे, 9 साल उससे बिल्कुल रिवर्स निकलेंगे। मतलब आधा प्लेग्राउंड खाली है उसका। ठीक है, आपकी बात सही है कि बुक्स के अंदर जो क्लासिक बुक्स है जो ज्योतिष की, उसके अंदर काल सर्प का सच कोई स्पेशल स्पेशल पॉइंट नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या है, काल मतलब टाइमिंग, और सर्प जो कनेक्ट किया गया है वो सर्प राहु और केतु से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि राहु और केतु को सर्प की संज्ञा दी गई है। तो उस टाइम और राहु केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाम रख दिया काल सर्प। और जैसा आपने कहा कि 6 बॉक्स जो है वन साइड की खाली है और बाकी के जो है उसके अंदर आ जाता है। तो बट लेकिन इस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस के फर्क पड़ते हैं। जैसे उसमें से एक आपने बोला कि 9 साल अलग जाएंगे, 9 साल अलग जाएंगे, एक तो ये भी फर्क पड़ता है। फिर वो जो दूसरा मैंने बात बोली थोड़ी देर पहले कि टेल की साइड से बन रहा है या हेड की साइड से बन रहा है, उसका भी एक अलग इफेक्ट आ जाता है। तो बुक्स के अंदर एज हाँ। सच नाम के हिसाब से कोई योग या दोष नहीं है, बट प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक कंडीशन बन गई। ऐसे एक आप ऐसे ही एक विश आपको ये कन्या पॉइंट दोष भी बन जाता है, फिर एक विश अभी कन्या। हाँ बस विश्व कन्या दोष, विश्व की दोष, कई दोष बनते हैं। हाँ बट आपने ये देखिए। चीज नहीं बताई, ये चीज नहीं बताई है कि मतलब कि यदि वो टेल की तरफ से है किस तरह से वो चेक करना चाहिए। वो मैं आगे स्टडी करूंगा इसको। हाँ, उसका भी फर्क वो पड़ता पॉइंट है। अच्छा है। वो हाँ। पॉइंट अच्छा है, नो डाउट। तो इस नहीं, ये तरीके भी से है, कहते हैं वो कि बुक्स में अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बताया गया, बट हमको समझना पड़ेगा। और वही वाली बात है कि जब तक कम से कम सोच आर्ट एक चीज पर नहीं देखो तब तक जज करना गलत हो जाता है। तो लोगों ने जो जब उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया, तो लोग तो देखिए, हाथ देख कर भी काल सर्प दोष बोल देंगे। मैं जब छोटा था तो मेरी किसी ने बैग देख कर बोल दिया था इसको काल सर्प दोष है। तो मेरी पीठ देख कर मतलब, तो जब तो मैं ऑब्वियसली समझता नहीं था, बट लोगों का, आपकी बात सही है कि लोग बेवकूफ बनाने में इन चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं रादर देन उसको एक नॉलेज को बताने के हिसाब से। ये है। ये भी कहते हैं कि मतलब राहु के साथ और मतलब कोई और प्लैनेट बैठा है तो उससे भी थोड़ा उसका डाइल्यूट हो जाता है। नहीं उसका ये बोला जाता है कि राहु यदि किसी प्लेनेट के साथ बैठा है तो राहु को छाया ग्रह माना गया है। वो उसको ढक लेता है। वो उसके असर भी राहु राहु ही देता है। मान लो कि किसी की राहु के साथ बुध बैठा है और उस बंदे की बुध की मादशा चल रही है, तो वो बुध के रिजल्ट उसको बंदे को नहीं मिल पाएंगे। उसको राहु की महादशा में बुध के रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा। मतलब उसको उसको ढक लेता है। अच्छा। मैं थोड़ा सा इजी कर हमारा देता राहु हूँ मनमोहन जी की बात, बस मनमोहन जी जो बैठा कहना है चाह ना। रहे हैं। देखिए, राहु और केतु क्या है, अपने आप में कोई प्लेनेट की कैटेगरी में है नहीं, छाया है, शेडो है, इनके पास खुद की भी कुछ नहीं है। तो जिस राशि में होंगे उसकी राशि से एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में 5वें नंबर में है और आपका जो भी लग्न है उसके हिसाब से जो राशि आ रही होगी, तो जब उस राशि के लोड की दशा आएगी तब राहु ऑटोमेटिक एक्टिवेट तब भी हो जाएगा। और जैसा छाया है वैसे राहु का रूप भी बहुत विराट है, बहुत मल्टीपल टाइम्स है। तो वो चीजों को एक्सपांड भी कर देता है बड़ा। अपने जो वास्तु में हम लोगों ने बात करी थी, तो मिरर जो है उसको राहु भी कहते हैं, तो वो उसको डबल कर देगा, 4 टाइम्स कर देगा, डेप्थ बढ़ा देगा, उसको गहराई बढ़ा देगा। तो वैसा भी काम करता है राहु। तो राहु क्या है, एक इफेक्ट आएगा 4 गुना, वो उसको 16 गुना कर देगा जनरली। तो उसकी वजह से चीजें एकदम बड़ी बड़ी होकर दिखती है, इवन बुक्स में, गुड और क्लासिकल बैड बुक्स में। बोथ। राहु के लिए तो ये बोला जाता है, कोई बंदा यदि भले 10 साल में कोई काम नहीं कर सकता, राहु उसको 1 मिनट में करवा देता है।
अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ये बहुत कॉमन वर्ड है राहु के लिए। तो वही बात है, इवन क्लासिकल बुक्स में राहु को फर्स्ट सन भी कहा गया है किसी किसी बुक में, कि वो पहला सूर्य राहु है। और वो इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, इतना पावरफुल था कि जिसको सहन कर पाना मुश्किल था। तो जब बोलते हैं कि अपने जो वास्तु के जो है लॉर्ड विश्वकर्मा, जब उन्होंने उसको करेक्ट किया, उसकी पावर को कम किया, तब तो वो हमारे सहन योग बना। तो ऐसा भी है बुक्स में। तो अलग अलग स्क्रिप्चर है राहु के बारे में, और बहुत कुछ है, डेप्थ में जाएंगे तब हम लोग अलग अलग स्टोरीज के हिसाब से। बट फिर भी जितनी बाकी स्टोरीज हैं उससे भी हम बहुत कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो राहु को मतलब कि ये समझो, राहु केतु को कार्मिक प्लेनेट बोला जाता है, कि मतलब कि ये दो प्लेनेट कुंडली के अंदर ऐसे हैं जो कि कार्मिक कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, कार्मिक प्लेनेट बोला जाता है, और काफी अच्छी बुक्स है इसके ऊपर, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइम के हिसाब से, अगर पढ़ना चाहें तो उसका बुक का नाम ही कार्मिक कंट्रोल प्लेनेट राहु केतु ये है। आप ही पढ़ा देना सर, बुक में बाकी नहीं पढ़ा जाता। अच्छा जी, चलिए तो राहु केतु से थोड़ा सा हटते हैं हम लोग। राहु केतु से हटके अब हम टॉरस के ऊपर हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात करी थी। लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग हाँ ऑन है। हाँ, तो हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम टॉरस की, और टॉरस में हम लोगों ने जो मोटी मोटी बात करी थी कि टॉरस इज ऑल अबाउट जो है वो बेसिकली कंफर्टेबल की राशि है, कंफर्ट की राशि है। और साथ में हम लोगों ने बात करी थी वीनस के बारे में, कि वीनस क्या है। वीनस क्लीनलीनेस है, हाईनेस, आपकी हाइजीन है, आपकी टाइडीनेस है। तो वीनस को खराब करने के तरीकों के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट बात करी थी कि वीनस कैसे खराब हो सकता है जनरल लाइफ में। और हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि वीनस को हम लोग खराब होने के बावजूद भी कुंडली में कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज के थ्रू। तो हमको अगर हम लोग वीनस का ध्यान रखेंगे ऑटोमेट नोइंगली या अनोइंगली, तो हमारी मनी फ्लो पे और कैश फ्लो पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं शुक्र, कहीं ना कहीं लक्ष्मी का भी कारक है। तो वीनस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का, पर्सनल हाइजीन का, अपनी ड्रेसिंग का, ठीक है, और अपने स्पेस के ब्यूटिफिकेशन का, यानी कि हमारे घर की ब्यूटिफिकेशन का बहुत ख्याल रखना है। और इस तरीके से हम लोग अपने वीनस को अच्छा कर सकते हैं। सेम बात जो हम लोगों ने वीनस में करी है, वही बात को हम अगर टॉरस से कनेक्ट करते हैं, तो टॉरस जो है उस वीनस का एनवायरनमेंट है। तो अगर वीनस की ये सब क्वालिटीज हैं, तो टॉरस उस तरीके का एनवायरनमेंट है जो कि कंफर्ट का एनवायरनमेंट है, जो कि क्लीनलीनेस का एनवायरनमेंट है। और जब हम लोगों ने बात करी थी काल पुरुष की कुंडली में, तो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस और सेकंड राशि, तो सेकंड हाउस का जो एट्रीब्यूट है वो है स्पीच, फूड, फैमिली एंड मनी। तो स्पीच, फूड, फैमिली एंड मनी, ये सेकंड हाउस का एट्रीब्यूट है। और साथ में सेकंड राशि को भी हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही, जहां पर भी सेकंड राशि आएगी वहां पर भी हम उसको सेम बात से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की लियो राशि की कुंडली है, लियो असेंडेंट है, और सेकंड राशि 11th हाउस में आ रही है, तो वहां पर भी कनेक्ट करेंगे हम सेकंड राशि को 11th हाउस से कनेक्ट करेंगे। मतलब हम लोग वहां पे भी स्पीच से कनेक्ट करेंगे, वहां के फूड से कनेक्ट करेंगे, उस हाउस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो जहां जहां पर भी हमारी कुंडली में सेकंड राशि आ रही है या फिर सेकंड हाउस आ रहा है, वहां पे मिले जुले एट्रीब्यूट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जुपिटर जो है सेकंड हाउस में आता है, या फिर जुपिटर टॉरस के अंदर आता है, तो दोनों ही बात में बहुत सारा मिला जुला असर आएगा। या तो अगर जुपिटर सेकंड हाउस में होगा या फिर सेकंड राशि में होगा, तो वो बंदा क्या होगा, सेकंड हाउस में आ रहा है जुपिटर या सेकंड राशि में आ रहा है, तो जुपिटर जो है स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, और सेकंड राशि कम्युनिकेशन को दिखाती है, बात करने को दिखाती है, स्पीच को दिखाती है। तो वो बंदा जिसकी सेकंड राशि में यानी टॉरस में जुपिटर आएगा या फिर सेकंड हाउस में जुपिटर आएगा, वो या तो ज्ञान की बातें करेगा, खूब ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान भले ज्ञान कैसा भी होगा बट वो ज्ञान की बातें याद करेगा। अगर किसी के भी सेकंड हाउस में जुपिटर है या फिर सेकंड राशि में जुपिटर है, तो ये है। वो हो सकता है टीचर हो, ऐसा भी हो सकता है ऑटोमेटिक ही बाय प्रोफेशन, या फिर स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई गुरु टाइप कुछ हो, बट वो ज्ञान की बातें करेगा अगर सेकंड हाउस में या फिर सेकंड राशि में अगर जुपिटर आता है, फॉर एन एग्जांपल। सिमिलरली जुपिटर को हटा देते हैं, अभी मरकरी अगर आ जाता है, मरकरी अगर सेकंड हाउस में आ जाता है या सेकंड राशि में आ जाता है, तो मरकरी क्या है, मरकरी का कारक, मरकरी किस चीज का कारकत्व है, कम्युनिकेशन का कारकत्व है, स्पीच का कारकत्व है। तो अगर मरकरी सेकंड हाउस में सेकंड राशि में आएगा, तो वो बंदा टॉकेटिव हो सकता है, चैटर बॉक्स हो सकता है, बातें बातें करवा लो उससे बस, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो सकता है। अगर सेकंड साइन में होगा,
तो उस बंदे को हमको ऐसा होता है बोलना पड़ जाएगा कि भैया अब तुम चुप हो जाओ, ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड राशि में या सेकंड साइन में, सॉरी सेकंड साइन में या सेकंड हाउस में अगर मरकरी आएगा तो इस तरीके की इफेक्ट भी दे सकता है। अब सन को लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। सन जो है वो एक रॉयल प्लेनेट है, ईगो है उसके अंदर, कॉन्फिडेंट है, सुपर कॉन्फिडेंट है, और रॉयल है, डोमिनेटिंग पावर है उसके अंदर। तो अगर सेकंड हाउस में या फिर सेकंड राशि में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अगर फिफ्थ हाउस में सेकंड राशि आ जाए, या सेकंड हाउस क्या है फूड का है और फिफ्थ हाउस क्या है स्टमक का है, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो है बातें होंगी फूड और हेल्थ से कनेक्टेड, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उसके अंदर इगोइस्टिक बातें आएंगी, अगर सेकंड हाउस में सेकंड राशि में सन आ रहा है तो थोड़ा इगोइस्टिक बातें कर सकता है वो। तो हम लोग प्लेनेट के पॉइंट से भी और राशि के माहौल के हिसाब से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हाउस भी स्पीच है और सेकंड राशि अगर कहीं पर आ रही है तो वो भी स्पीच है। तो अगर ये टोरस सेकंड हाउस में है और अब सेकंड हाउस में वीनस आ जाता है, तो सेकंड हाउस में अगर वीनस आ जाता है तो वीनस क्या है, एक कंफर्ट का प्लेनेट है और सेकंड हाउस भी कंफर्ट का है। तो ये बंदा जो है एक तो कंफर्ट तो करेगा ही करेगा, साथ में वीनस की क्वालिटी क्या है कि हर चीज को बारीकी से देखता है, परख। हम लोगों ने वास्तव में भी समझा था कि वीनस जो है परख है, सही और गलत के बीच में जो फाइन थिन लाइन होती है परख, उसके बारे में वीनस बात करता है। तो ये टेक्निकल चीजों में ज्यादा डेप्थ में जाएगा, टेक्निकल पॉइंट्स को पकड़ेगा, प्रोसेस को पकड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल चाय बनानी है, अब चाय बनाने का प्रोसेस जनरल कोई भी बोल सकते हैं कि दूध मिलाना है, पानी मिलाना है, चीनी मिलानी है, अदरक मिलाना है। बट अगर टोरस सेकंड हाउस में आ रहा है तो ये लोगों का प्रोसेस भी फिक्स होगा। कि प्रोसेस क्या फिक्स होगा, तो अगर चाय बनाने का तो पहले वो यही बोलेंगे कि भैया पहले पानी लिया जाएगा, फिर उसमें पत्ती डाली जाएगी, फिर उसको उबाला जाएगा, फिर उसमें दूध डाला जाएगा, लास्ट में चीनी डाली जाएगी या शुगर डाली जाएगी। ऐसी बातें एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। तो वीनस जो है वो प्रोसेस फॉलो करने वाला प्लेनेट है। तो अगर ये जो प्लेनेट है ये पर्टिकुलर प्लेनेट अगर बात करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये लोग जो हैं ये बारीकी में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे। तो वीनस जो है बेसिकली हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है, तरीके को फॉलो करता है। तो वीनस वाले जो लोग वीनस डोमिनेटिंग होंगे वो हमेशा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो जुपिटर के हिसाब से चलते वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर जो है वो विश्वास की बात है, यहाँ पर कायदे कानून प्रोसेस फॉलो मैटर नहीं करता। यहाँ पर विश्वास भी अगर हम कर लेंगे परमात्मा के ऊपर तो भी जुपिटर का प्रभाव आता है। बट वीनस जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कर्मकांडी है, जहाँ पर प्रोसेस पूरा फॉलो होना है। वहाँ पर मंत्र भी होगा तो मंत्र का उच्चारण से लेके मंत्र का एंड कहाँ पर करना है, वो सारी बातें वीनस के अंदर आएंगी। पूरा काम करने का तरीका, पूजा करने का प्रोसेस, कि पहले प्राणायाम होगा या पहले योगा होगा या पहले मेडिटेशन होगा, उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, पहले माला चढ़ेगी या पहले तिलक लगेगा, इसका प्रोसेस। तो प्रोसेस को जो फॉलो करेगा वो वीनस है। सिस्टम बहुत फॉलो करना होता है। और जुपिटर जो है वो भी एक गुरु है, देवता गुरु, बट वहाँ पर ट्रस्ट है। वहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी पंडित जी घर पे आते हैं तो एक पंडित जी होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ घर में कम पड़ जाती है तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे या कोई जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। और एक पंडित जी होते हैं वो प्रॉपर सिस्टम से फॉलो करते हैं, प्रॉपर डेकोरेशन भी करेंगे, प्रॉपर वेदियाँ भी लगाएंगे, प्रॉपर फिर उनका चीज़ को फॉलो करेंगे। तो जहाँ प्रॉपर सिस्टम है, शो ऑफ है, दिखावा है, डेकोरेशन है चीज़ों को लेके, वहाँ पर वीनस है। तो वीनस, अब मैंने बोला डेकोरेशन जहाँ पर है, जहाँ पर दिखावा है वहाँ पर वीनस है, और जहाँ पर ट्रस्ट है वहाँ पर जुपिटर है। तो जुपिटर हमेशा विश्वास की बातें हैं, ट्रस्ट की बातें हैं, फेथ है, बिलीव है। और वीनस जो है टाइमिंग का भी पक्का है, फ्लावर वहाँ पर है या नहीं है, प्रोसेस है या नहीं है। टेक्निकलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोसेस में, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वीनस की होती है। तो उससे भी पता लग जाता है। अब मैंने ये वाली बात बोली कि जहाँ वीनस होगा वहाँ डेकोरेशन होगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वीनस किसी के 4th हाउस में आ रहा है तो वो लोग अपने घर को लेके
बहुत पॉम्प एंड शो करेंगे अपने घर को दिखाने के लिए, घर के डेकोरेशन के ऊपर बात करेंगे, मेरा घर इतना ब्यूटीफुल है, अपने घर के पर्दों के ऊपर बात करेंगे, घर की चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है, घर की नहीं करेंगे, उसका गाड़ियों के बारे में बात करें, क्योंकि व्हीकल के लिए भी फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस में अगर वीनस आएगा तो अपनी अपनी गाड़ी के बारे में पॉम्प एंड शो होगा, उनका चीजों को लेकर होगा, ये है। 10th हाउस में अगर वीनस आ गया तो हो सकता है कि वो लोग जो है अपने प्रोफेशन को लेके पॉम्प एंड शो करें, थोड़ा दिखावा करें, बताएं, बुलाएं, लोगों को करें। सेकंड हाउस में हो जाए तो हो सकता है वो मन अपनी एक्यूमेंट मनी के बारे में बात करें, अपनी फैमिली के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करें। तो वीनस कहीं ना कहीं डेकोरेशन, पॉम्प एंड शो, दिखावे का भी है। मतलब अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर जुपिटर अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो वीनस जो है वो मटेरियलिज्म की बात करता है। अब अगर राहु की बात करें, अब राहु का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? राहु कनिंग है, चालाक है, बातों को घुमाने वाला है, गोल गोल आपको इल्यूजन में रखने वाला है। तो अगर टोरस में सेकंड राशि में या फिर सेकंड हाउस में अगर राहु आ जाता है तो वो बंदा जो है बातों को घुमाएगा, अपने हिसाब से बातों को मोल्ड कर देगा, चीजों को घुमा देगा। और मतलब मीनिंग क्या पूछा जाएगी, जवाब क्या दिया रहेगा, बातों को घुमा देगा। जो अभी हम लोग टीवी चैनल्स पे जो प्रवक्ता देखते हैं, जिनसे क्वेश्चन एक पूछते हैं, बात को घुमा के कहीं और ले जाते हैं। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे अगर, तो या तो सेकंड राशि में राहु है या फिर सेकंड हाउस में राहु है, इन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं बात आएगी। और राहु की एक अच्छी बात क्या है, राहु एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर भी है। तो अगर राहु होगा तो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक अच्छी भी हो जाती है सेकंड हाउस में अगर आता है तो। और मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर है, एक अच्छा मैसेंजर भी है। तो ये राहु की बात है। अब राहु और मरकरी में बात करें तो मरकरी भी टॉकेटिव है, बट राहु चालाक है। मरकरी इंटेलिजेंट है, बट राहु के अंदर चालाकी आएगी, कनिंगनेस आएगी। तो इन दोनों का फर्क इसका पड़ जाता है। मरकरी टॉकेटिव होगा, चैटर बॉक्स बन जाएगा, बट राहु घुमा देगा बातों को, बढ़ा देगा बातों को। अगर मार्स आ जाएगा सेकंड हाउस में या सेकंड राशि में टोरस में अगर आ जाएगा तो उस मार्स का नेचर क्या है, कमांडर इन चीफ। अगर कमांडर इन चीफ आएगा सेकंड हाउस में या सेकंड राशि में तो वो बंदा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। उसकी जो आवाज होगी वो थोड़ी सी रफ होगी, हार्श हो सकती है। बोलेगा तो फास्ट बोलेगा, बोलने की स्पीड तेज होती है क्योंकि मार्स की क्वालिटी है। और अपनी बात को बोल के साइड इस तरीके से। अगर मून आ जाता है, मून पोलाइट है कंपेरेटिवली। अगर मून सेकंड हाउस में आता है तो वो बंदे जनरली पोलाइट होते हैं, बट ऑब्वियसली अब अगर कोई एक एग्जांपल देखा था मैंने कि मून सेकंड हाउस में था, बट लेकिन मून के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये बातें हमेशा मैटर करेंगी। अगर सेकंड हाउस में मून है, बंदा जनरली पोलाइट होगा, बट अगर मून के साथ सैटर्न का कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है तो ऐसा भी होगा कि वो बंदा झूठ बोलेगा, क्योंकि सैटर्न झूठ बुलवाता है। तो वो बंदा झूठ बोल सकता है, उसकी पोलाइटनेस कभी अच्छी होगी कभी खराब होगी। मून, अगर मून की ओर बात करें, मून की डेप्थ में जाते हैं थोड़ा सा, तो मून जो है फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट नेचर है। कभी फुल मून है, कभी डार्क मून है, कभी गिबस है, अलग अलग फेजेस है मून के। तो मून वाला जो है उसकी बातों में भी बहुत उतार चढ़ाव होगा। बातें कभी बहुत पोलाइट होंगी, कभी हार्श भी हो सकती हैं। और प्लस जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर साथ में किसी का इम्पैक्ट पड़ जाएगा राशि से, साथ में बैठ जाए किसी बात से, तो वो बंदा पोलाइट भी होगा, बट हो सकता है झूठ भी बोलेगा। अगर मून बैठा है और साथ में सन भी बैठ जाएगा तो पोलाइट तो होगा ही होगा, साथ में अथॉरिटेटिव भी हो जाएगा, थोड़ा अथॉरिटी भी उसके अंदर आ जाएगी। तो इन सब तरीके से हम लोग प्लैनेट्स के कारकत्व के हिसाब से और राशि के कारकत्व के हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करता हूं तो सेकंड राशि जो है वो अक्यूमुलेशन की राशि है, स्टोरेज की राशि है, जिसके कीवर्ड्स हैं कंजर्व, प्रिजर्व, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, बैंक स्टोरेज, ये सब हम लोगों ने बात करी थी। और ये जो है राशि, ये राशि बेसिकली स्पीच, ज्यादातर बातों में स्पीच को और फैमिली को कनेक्ट करेगी पर्टिकुलरली। और अगर इस राशि में जैसा प्लेनेट होगा उस प्लेनेट के कारकत्व के हिसाब से हम लोग अलग अलग बातें कर सकते हैं। अभी मैंने बात बोली कि अगर टोरस में मरकरी आ जाएगा तो एक बात और देखने को, ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलती है कि ऐसे लोगों के एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मरकरी टॉकेटिव है और एक्सप्रेसिव नेचर है, प्रिंस की कैटेगरी है, और सेकंड राशि टोरस की है। तो अगर टोरस में अगर मरकरी आता है तो ये लोग बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको बोलने का शौक होता है और इनकी बहुत सारी बातें एक्सप्रेशन की ही हेल्प से हो जाती हैं। वो बोलेंगे नहीं तब भी हो सकता है उनकी आंखें, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बयां कर देते हैं। तो और नहीं भी होंगे तो बना बना के हाथ के मूवमेंट से, फिजिक्स से आगे पीछे होकर इस तरीके से मूवमेंट कर करके इनका चेहरा बोलता है, ये है।
तो इस तरीके का भी देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस जो है वैसे भी फेस, चीक्स, टीथ इसको दिखाता है, तो उसकी वजह से ही फर्क पड़ता है। दूसरी एक बात ये है कि वीनस जहां पर होगा वहां पर लोग हमेशा वैल्यू करवाते हैं, रेस्पेक्ट करवाते हैं उस हाउस में। और दूसरी बात, शुक्र मेहनत नहीं करवाता। मैंने कहा कंफर्ट की राशि है, ये मेहनत नहीं कर पाता। तो जहां पर वीनस आएगा वहां पर कंफर्ट भी इंसान ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्न में वीनस आ जाता है तो ऐसा इंसान फिजिकल मेहनत या फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाता, वो जिम ही नहीं जा पाता। जिम जाता तो बीमार हो जाता है, क्योंकि वीनस का क्या एट्रीब्यूट है, वीनस क्या बोलता है कि मेहनत नहीं करनी है, सब काम कंफर्ट से हो जाएगा। वीनस का सिंपल सी बात है। तो ये इंसान अगर लग्न में भी आ जाएगा तो जिम जाएगा तो वीनस इसको हार्डवर्क करने ही नहीं देगा, या तो बीमार कर देगा या जिम बंद करवा देगा या कुछ भी करवा देगा, बट पर्पस नहीं है जिम जाने का वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है, तो ये इसको हर चीज कंफर्ट में चाहिए। अगर वीनस 10th हाउस में आ जाएगा, वापस बार बार मैं प्रोफेशन का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, तो इंसान काम में भी आराम ढूंढेगा कि आराम वाला काम कौन सा मिल सकता है मेरे को, किस तरीके से मैं आराम से काम कर सकता हूँ जहां पर टेंशन ना हो, चीजें ना हो। तो ये वीनस का एक अपना एट्रीब्यूट है कि कंफर्ट देखता है। और ये बंदे अगर टॉरस असेंडेंट है तो लाइफ में हमेशा, पूरी लाइफ में, क्योंकि असेंडेंट में बैठा हुआ है वीनस, कंफर्ट ही ढूंढते हैं। ना तो जिम जाना पसंद करेंगे, ना फिजिकल हार्डवर्क करना पसंद करेंगे, या तो घर पे ही लगा लेंगे और घर पे करके, घर पे अपना इंस्ट्रूमेंट लेके वीक में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बहुत हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीनस। तो वीनस को अगर मैं समराइज करता हूं तो ये सौम्य ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, हाईली नॉलेजेबल है। और अगर इसके कलर्स की बात करें एज पर क्लासिक्स तो चितकबरा कलर है, फैशनेबल है। इसके कपड़े जो हैं वो फैशनेबल हैं, बोला है सिल्की कपड़े, रेशम के कपड़े हैं प्लेनेट के इसके। और सीमन से कनेक्ट किया गया है, फर्टिलाइजेशन का रीजन है, सेक्सुअल प्लेजर का रीजन है कहीं ना कहीं वीनस। इंपॉर्टेंटली इसके जो देवता बताए गए हैं वो उसके अंदर वो बताए गए हैं इंद्राणी, इंद्राणी यानी इंद्र की वाइफ। कलर जो है वो वाइट है वीनस का जनरल, और जेंडर वाइज वीनस को फीमेल कैटेगरी में काउंट करा गया है। वर्ण जो है वीनस का वो है ब्राह्मण, क्योंकि गुरु है और वैसे भी है। बट गुण जो है वो सत्व गुण नहीं है, गुण जो है वो राजसिक है। और हमारे घर के अंदर हमारा बेडरूम जो है वो वीनस है। सीमन मैंने बात बताया था कि सीमन वीनस है। टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो तीखे और मसालेदार जो चीजें हैं वो वीनस है। जहां पे रजोगुण की प्रधानता है वो वीनस है। और अगर ट्रीज की बात करते हैं तो वीनस वाले जो ट्रीज हैं वो ट्रीज भी वैसे ही हैं जो फ्रेग्रेंस देने वाले हैं, यानी जो फ्लावरी हैं, जहाँ पे खुशबू आती है, फूल आते हैं, वो ट्रीज वो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा मैंने कहा आपको, रेशमी कपड़े, सिल्की कपड़े वीनस के हैं। और अगर सीजन की बात करेंगे तो वीनस का जो सीजन है या वीनस जिस सीजन को रिप्रेजेंट करता है वो है स्प्रिंग या वसंत। वीनस की एज ए प्लैनेट अगर हम लोगों में बात करेंगे तो वीनस जो है पाइसेस में एक्सोल्टेड होता है, यानी गुरु जुपिटर की राशि पाइसेस में एक्सोल्टेड होता है। और 6th नंबर की राशि यानी कि वर्गो राशि में डेबिलिटेड होता है। यानी अगर सबसे अच्छा इसको इवोल्व होने का या सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन अगर वीनस की है तो पाइसेस में है। और सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं दुर्बलता जो है या जो परेशानी वाली पोजीशन है वो है कन्या के अंदर, यानी कि वर्गो के अंदर। स्पेसिफिकली डिग्री की बात करें तो 27 डिग्री बुक्स में बोला गया है कि 27 डिग्री के से ऊपर में ये एक्सोल्टेड होता है। इसी तरीके से मूल त्रिकोण जो कंसेप्ट था, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात करी थी, तो मूल त्रिकोण जो कंसेप्ट है वीनस का, उसके हिसाब से तुला राशि जो है वीनस की जो खुद की सेकंड राशि है लिब्रा या तुला, उसमें 15 डिग्री पर ये मूल त्रिकोण में आता है। और बाकी का जो एरिया है वो उसका स्वक्षेत्री बोलते हैं। बाकी का एरिया में भी एक्सोल्टेड है, बताए एक्सोल्टेड तो पाइसेस में, बट मूल त्रिकोण राशि जो है तुला है, और उसमें अगर 15 डिग्री का हो जाए तो ये बहुत कैटेगरी वाइज बहुत अच्छा हो जाता है। हम लोगों ने जब प्लेनेटरी फ्रेंडशिप के ऊपर बात करी थी तो हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे। उस ग्रुप्स के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो वीनस की जो फ्रेंडशिप है वो जो कैटेगरी वाइज थी उसमें सैटर्न से, राहु से और केतु से फ्रेंडशिप है। मरकरी न्यूट्रल है बट जनरली फिर भी वीनस की फ्रेंडशिप की कैटेगरी में आता है। एनिमी वाइज सबसे बड़े जो शत्रु हैं वीनस के एनिमी हैं वो है सन एंड मून। ठीक है, जुपिटर को वीनस अपना शत्रु नहीं मानता है,
क्योंकि वो भी एक गुरु है, ये भी गुरु है, तो वीनस नहीं मानता है। हालांकि जब हम जुपिटर पढ़ेंगे तो जुपिटर मानता है वीनस को अपना शत्रु, बट वीनस जुपिटर को नहीं मानता है। और उसी हिसाब से देखा जाए तो वीनस के लिए मार्स और जुपिटर जो है वो दोनों न्यूट्रल कैटेगरी के हैं। और अगर हम एस्पेक्ट की बात करेंगे, दृष्टि की बात करेंगे, तो वीनस का 7वें नंबर की ये 7th वाली दृष्टि, एक ही दृष्टि है 7th नंबर की। ठीक है, वीनस की एक ही दृष्टि है 7th, और ये वीनस की एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो हम लोगों ने वीनस के ऊपर बात करी। अब इसको थोड़ा सा मैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि हम लोग वीनस के कुछ और एट्रीब्यूट भी समझ पाए। क्योंकि ये माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं, अगर इन स्टोरीज को भी हम डिकोड कर लेते हैं वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन, तो हमको एक इन डेप्थ आइडिया आ जाता है कि हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। अगर हम भगवान राम के जीवन को भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो शायद हम सन को कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर भगवान राम का जो असेंडेंट है यानी कि कैंसर, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, ये कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को बहुत क्लोजली हमको कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर वीनस जब प्लैनेट की जो स्टोरीज हैं, वीनस की जो जो अच्छी चीजें हैं, अगर वीनस हमारे चार्ट में अच्छा होगा तो वीनस एज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी जो जो अच्छे काम करें वो सारे अच्छे काम हमारे ऊपर ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। या फिर वीनस की जो जो गलत चीजें हैं हमारे चार्ट में, अगर वीनस खराब होगा तो वो गलत चीजें हमारे चार्ट में ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। तो मैं दो अलग अलग स्टोरी से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वीनस को। एक तो ये कि अलग अलग प्लैनेट्स को भगवान विष्णु के दशावतार से कनेक्ट किया गया है। तो एक तो स्टोरी ये है कि भगवान विष्णु के जो दशावतार थे उसके हिसाब से कनेक्ट करते हैं, और दूसरा ये वीनस की जो खुद की स्टोरी है वहां से कनेक्ट करते हैं। तो पहली जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि वीनस यानी कि शुक्र जो है, इनका असली नाम शुक्र नहीं था, इनका असली नाम था उष्णा। इनके जो पिता थे वो थे भृगु ऋषि। भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र की कैटेगरी में थे, यानी कि फर्स्ट मैन चाइल्ड ऑफ क्रिएटर। तो मानस पुत्र भृगु, और भृगु के जो अगले जो पुत्र हुए वो थे वीनस। तो भृगु की जो पत्नी थी यानी वीनस की जो माता थी, उनका नाम था पुलोमा। पुलोमा एक राक्षस कन्या थी, उनके अंदर राक्षसिक गुण थे। और ऋषि भृगु सात्विक गुणों वाले एक ऋषि है, महर्षि हैं। तो सात्विक गुणों वाली फादर है और तामसिक गुणों वाली मदर है, यानी पुलोमा। तो ऋषि जो थे भृगु ऋषि और पुलोमा, इनसे कुछ 4 संतानें हुई। 4 संतानें जो थी वो टोटली अपने फादर के ऊपर गई थी। तो अपने फादर की हेल्प करती थी तपस्या में, प्रेयर में, उनके लिए अरेंजमेंट करने में। एंड फादर वाज सो हैप्पी कि देखो हमारी संतान हमारे लिए कितना करती है और ये कितना हमको फॉलो करती है, और मेरे लिए तो बिल्कुल ही ये रेडी है हर चीज को करने के लिए। बट पुलोमा जो थी वो खुश नहीं थी। वो बोली स्ट्रेट अवे, ये वर्ड्स थे उनके कि ये आपकी संतानें मेरी नहीं है। तो ऋषि भृगु वो शॉक हो गए कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये संतानें तुम्हारी नहीं है, तो हम दोनों की संतान है। तो पुलोमा का कहना यह था कि जो बाकी की जो 4 संतानें हैं, मतलब उस समय तक 4 ही संतान थी, कि 4 संतानें पूरे आपके हिसाब से हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कर रही हैं और आपके गुण इनके अंदर है। बट जैसी संतान मैं चाहती हूँ वैसी संतान कोई भी नहीं है, जिसमें मेरे गुणों के हिसाब से चीजें हों, या जैसा मुझे अपने एक संतान से अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन से ये वैसी हो, वैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं इन संतानों को अपना होते हुए अपनी नहीं मानती हूँ। तो ऋषि बहुत अपसेट हुए अल्टीमेटली। फिर इन्होंने इनसे पूछा, इनकी चेकलिस्ट पूछी कि तुमको कैसी संतान चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि ऐसी संतान चाहिए जो आपका भी ध्यान रखे, जिसके अंदर राजसिक भी गुण हो, तामसिक भी हो, जो कहीं ना कहीं असुरों को भी समझे, राक्षसी चीजों को भी समझे। और अल्टीमेटली जो है फिर इनकी 5वीं संतान हुई जिसका नाम था उष्ण। तो उष्ण की जो कैटेगरी वाइज है, इनको अपने जो फादर हैं भृगु ऋषि, उनसे भी पूरा ज्ञान मिला सात्विक चीजों का, ऋषि परंपरा के हिसाब से वैदिक चीजों का। और जो माता थी उनसे राजसिक और तामसिक चीजों का भी और राक्षसी परंपरा का भी इनको पूरा ज्ञान मिला। तो अगर हम बात करेंगे सिमिलरली कहानी जुपिटर की भी इस तरीके से, तो जुपिटर के जो फादर थे वो ऋषि अंगिरक थे। तो ऋषि अंगिरक से जुपिटर आए और ऋषि भृगु से वीनस आए। दोनों हैं ब्रह्मा का लीनियज। देखा जाए अगर तो आपस में कजिन हो गए, फर्स्ट कजिन हो गए देखा जाए तो। एक जुपिटर के, एक अंगिरा के बेटे हो गए, एक भृगु के बेटे हो गए। बट फर्क कहाँ आ गया दोनों की स्टोरीज में कि
ये जो प्लेनेट थे वीनस, इनको ज्ञान का लेवल एक अलग लेवल का आ गया, जहां पर इन्होंने नॉट ओनली सात्विक चीजों के बारे में सीखा, बल्कि तामसिक और राजसिक चीजों के बारे में भी समझा। और एक जो राक्षसा जो क्लेन है उसके भी डेप्थ में गए उनकी माता के ज्ञान की वजह से, और उनको भी समझा कि कहाँ उन पर अत्याचार हुआ है, कहाँ भगवान विष्णु ने उनका पार्शलिटी करी, उनके साथ सदैव साथ में रहे, कहाँ इनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, ये सब भी चीजों को समझा। अल्टीमेटली ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट के पास एक स्पेशल शक्ति आ गई, दैट इज कॉल्ड मृत संजीवनी शक्ति। आ गई इन द सेंस, मैंने बहुत इजीली बोल दिया आ गई, इन्होंने बहुत तपस्या करी उसके लिए, और भगवान शिव से शक्ति ले ली जिसका नाम था मृत संजीवनी, क्योंकि हमेशा राक्षस हार जाते थे देवताओं से। तो जीतने के लिए, राक्षसों की भलाई के लिए, एक बार इन्होंने एक पहले कुबेर को छल करके लूटा, कुबेर का पैसा पूरा ले लिया। जब इनकी बात हुई राक्षसों के, मतलब और अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो जब इनको अपॉइंट किया गया एज अ गुरु कि आप हमको गाइड कीजिए, तब इनको लगा कि जो फाइट है वो ओनली और ओनली लक्ष्मी के ऊपर है, पैसों के ऊपर है। तब इनको फिर समझ में आया कि पैसों के ऊपर ही अगर फाइट है तो फाइट करने से क्या फायदा होगा, हम पैसा ही पूरा ले लेते हैं। तो इन्होंने कुबेर जो है, कुबेर को अपने बातों से और अपने मंत्र विद्या से उसको अपने वश में करा, और अल्टीमेटली कुबेर का सारा धन लूट लिया, चीटिंग करके ले लिया। लूट लिया तो नहीं, वो चीटिंग कर ली। और अल्टीमेटली फिर शिव ने इनको एक तरीके से भस्म कर दिया, अपने अंदर ले लिया, बट अपनी मर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर आ गए शिव के जेनिटल से, और अल्टीमेटली इनका नाम शुक्र पड़ गया। और अल्टीमेटली शिव और पार्वती ने इनको एज अपना बच्चा मान लिया। उसके बाद में एक तो ये कहानी जहां से इनका नाम शुक्र पड़ा, और उसके बाद में और अगर हम आगे डेप्थ में जाते हैं तो फिर इन्होंने और राक्षसों की ही भलाई के लिए, ताकि राक्षसों के पास कुछ पावर आ जाए, मृत संजीवनी ज्ञान जो है वो ले लिया भगवान शिव से, और अल्टीमेटली राक्षस लोग डोमिनेटिंग हो गए। उसके बाद में बृहस्पति के पास इनकी कोई काट नहीं बची कि इनको कैसे डेप्थ किया जाए। उसके बाद में फिर समुद्र मंथन जैसी चीजें आती हैं, क्योंकि इनके पास मृत संजीवनी आ गया, और फिर बाद में समुद्र मंथन हुआ, और फिर बाद में अल्टीमेटली अमृत आया, और अमृत की वजह से देवता लोग जो है वो परमानेंटली अमर हो गए, मृत नहीं हुए, और इनके पास मृत संजीवनी आ गया। तो बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया। तो बृहस्पति जो है वो पराविद्या के बारे में या नॉलेज फॉर एनलाइटमेंट के बारे में बात करते हैं, और वीनस जो है इनके अंदर तामसिक चीजें भी हैं, तो ये अपरा विद्या के बारे में बात करेंगे, जहां पर मटेरियल सक्सेस के ऊपर बात होगी। इनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, वो था कि मैं कैसे भी करके राक्षसों को इनका अधिकार दिलवाऊं, और इनको किसी लेवल पे समाज में लेकर आ पाऊं, या इनको हारने ना दूं, इनको हमेशा जीतने दूं। ऐसा इनका हमेशा का प्लान है वीनस का। बट ये जो प्लान है देखा जाए तो शॉर्ट टर्म है, और वीनस जो है और जो जुपिटर जो है, इनके प्लान लॉन्ग टर्म वाले हैं, जहां पर नॉलेज और एनलाइटमेंट वाली बातें आती हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर में भी इसको कनेक्ट करने के लिए बात करते हैं, तो जुपिटर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई लेवल स्ट्रेटेजीज के ऊपर जब भी बात होती है, लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर बात होती है, तो वो जुपिटर होता है। बट जहां पर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात होगी, शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में होगी, 3 मंथ 6 मंथ ईयरली गोल्स के बारे में बात होगी, तो वहां वीनस होगा। तो वीनस की चीजें हैं शॉर्ट टर्म और मटेरियलिस्टिक्स, जुपिटर की चीजें हैं लॉन्ग टर्म और हायर लेवल की, और है स्पिरिचुअलिटी। तो जुपिटर जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को डिनोट करेगा, और वीनस जो है वो मटेरियलिज्म को डिनोट करेगा। और जहां मटेरियलिज्म की बात आती है, वहां बात आती है लग्जरीज, हमारे आसपास की लग्जरी, लस्ट, अटैचमेंट चीजों के साथ में, अटैचमेंट टू द लग्जरी गुड्स, मटेरियल प्लेजर, बेड प्लेजर, ब्यूटी, ये सब चीजें जो है मटेरियलिज्म का पार्ट आ जाती है। तो वीनस इन सारी ही चीजों को रूल करता है, अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली वीनस को देखा जाए तो ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल आईज, लग्जरी, आर्टिस्टिक, करली हेयर, ये सब वीनस के कारकत्व हैं। तो मैंने कहा कि मृत संजीवनी वाली एक बात बताई आपको। इसके अलावा और स्टोरीज में अगर और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मृत संजीवनी का ज्ञान ओनली और ओनली शुक्र को मिला और किसी के पास था नहीं है, तो हर कोई चाहता था इस ज्ञान को लेना। बट भगवान शिव की तपस्या करने के बाद ये ज्ञान लेने की किसी की हिम्मत हुई नहीं कि कैसे लिया जाए। और दूसरा, ये गारंटी भी नहीं थी कि अगर हम तपस्या कर भी लेंगे तो भगवान शिव एक ज्ञान हमको देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र को तो उन्होंने अपना बच्चा मान लिया था, उनके ऊपर तो उन्होंने कृपा कर दी, बट यहाँ पर कृपा होगी कि नहीं होगी तो इतनी हिम्मत किसी ने करी ही नहीं। तो शॉर्टकट तरीका लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ये ज्ञान जो है डायरेक्ट वीनस से ही ले लेते हैं। बट वीनस कैसे दे देगा?
बट जुपिटर को इसके बारे में पता था, बृहस्पति को भी इसके बारे में पता था, क्योंकि गुरु जो है वो सभी शिष्यों को बराबर काउंट करता है, सबको बराबर मानता है। तो जुपिटर के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने ही बेटे को इनके पास एज ए डिसाइपल, एज ए शिष्य बनाकर इनके पास भेज देता हूँ, और ये मृत संजीवनी का ज्ञान लेके आ जाएगा, और हमारे पास भी, देवताओं के पास भी मृत संजीवनी का ज्ञान आ जाएगा। तो जुपिटर ने अपने बेटे कच्छ नाम था, कच्छ को भेज दिया वीनस के पास में इस ज्ञान के लिए। और वीनस को पता भी चल गया, इवन कच्छ ने खुद ने इंट्रोडक्शन दे दिया अपना कि भाई मैं जुपिटर का बेटा हूँ और मैं आपसे सीखने आया हूँ। वीनस ने कहा कि तुम्हारे पिता के पास कोई इतना ज्ञान है, फिर भी मेरे पास आने का क्या पर्पज है? तो कच्छ ने कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि ठीक है, मेरे ज्ञान जो भी है, बट आपसे मुझे मल्टीफोल्ड ज्ञान मिलेगा, इसलिए मैं आपके पास आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और कच्छ ने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह प्रॉपर उनको फॉलो किया, और अल्टीमेटली एक लेवल ऐसा आ गया कि वीनस खुश हो गए, और वीनस तैयार भी हो गए कि मैं इसको ज्ञान दे दूंगा। वीनस ने मन बना लिया। बट ये वीनस का एक तरीका था, तरीका इन द सेंस कि वीनस एक अच्छा गुरु थे, या गुरु है जिनके लिए सब शिष्य बराबर हैं, तो उन्होंने कभी माइंड नहीं किया इस चीज को। बट जो राक्षस थे, जो उनके शिष्य थे ओरिजिनल, जो डेमन्स थे, उनको पता था कि कहीं ना कहीं चीटिंग के पर्पज से ही जुपिटर ने अपना बेटा वीनस के पास में भेजा है। इसलिए उन्होंने तरीके से कोशिश करी कि ये कच्छ को वीनस से दूर कर दे, यानी कच्छ को दूर कर दें, ये शुक्र से दूर कर दें। तो उसके लिए उन्होंने एक बार जो है कच्छ को मार दिया। जब कच्छ को मार दिया, और कच्छ काम से, मतलब कच्छ गया था गायों को चराने के लिए, जब कच्छ को मार दिया, कच्छ वापस नहीं आया, तो शुक्र की बेटी थी देवयानी नाम की। तो देवयानी ने जब देखा कि शुक्र, वो कच्छ वापस नहीं आया है, तो वो रोने लग गई। रोने लग के उसने अपने फादर को बताया कि आई एम इन लव विद कच्छ, और मुझे कच्छ वापस चाहिए, और वो वापस नहीं आया अभी तक। तो मुझे समझ में आ रहा कि क्या हो रहा। तो जब उन्होंने अपनी पावर से देखा, तो देखा कि कच्छ तो डेड हो गया है। फिर देवयानी ने डिमांड करी कि मुझे वापस दो, ये मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ अल्टीमेटली। और अपनी बेटी की बात समझ के शुक्र ने कच्छ को वापस जिंदा करा और बताया कि ऐसी बात है। बट कच्छ ने वहां पे डिनाई कर दिया। कच्छ ने वहां पर डिनाई कर दिया, ये डिनाई कर दिया कि मेरे को कोई इनसे प्रेम नहीं है। बट देवयानी ने बोला कि मेरे को तो प्रेम है। तो उस बात की वजह से इनको जो है एक तरह का श्राप दे दिया इनको, ये शक्ति बता के भी कि तुमको ये जो शक्ति है मृत संजीवनी, ये तुमको समय आने पे तुम भूल जाओगे, यानी मृत संजीवनी शक्ति जो है तुम्हारे पास कभी काम नहीं आएगी। तो इस तरीके से ज्ञान तो मिला कच्छ को भी डिवोशन की वजह से, बट क्योंकि लॉयल्टी नहीं थी रिलेशनशिप में, या वन साइडेड लव था, अल्टीमेटली कच्छ को श्राप भी मिल गया, क्योंकि देवयानी को वन साइडेड लव था। तो अल्टीमेटली कच्छ को श्राप भी मिल गया, उसको यूज नहीं कर पाए। इवन स्टोरी में एक जगह ये भी आता है कि राक्षसों ने कच्छ को मारकर, जलाकर, राख बनाकर, पाउडर में मिलाकर और जूस बनाकर शुक्र को पिला भी दिया। कि शुक्र ने बाहर था तब तो जिंदा कर दिया था, बट अगर पेट में होंगे तो अब शुक्र क्या जिंदा करेंगे। और पाउडर बना के, बिल्कुल जूस बना के उसको पिला दिया शुक्र को। शुक्र को पता ही नहीं है। जब कच्छ को देवयानी वापस ढूंढते हुए आई कि कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, और अल्टीमेटली जब पता लगा, वीनस ने वापस चेक किया अपनी पावर से, तो देखा कि वो तो पाउडर बन के मेरे ही पेट के अंदर है। और जब ये पता लगा और फिर देवयानी ने डिमांड करी कि मुझे कच्छ वापस चाहिए, तो वीनस ने अपने द्वारा पहले कच्छ को वापस मेरा संजीवनी बताई कि तुम्हें जिंदा कैसे होना है। उसको पेट के अंदर से ज्ञान देके उसको बताया, वो वापस आया, मतलब पेट फटा शुक्र का, और अल्टीमेटली कच्छ की पूरी बॉडी जो है निकल के बाहर आई, और फिर उसने मेरे संजीवनी के ज्ञान से वापस शुक्र को जिंदा करा। तो इस तरह की भी स्टोरीज हैं उसके अंदर। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि शुक्र इज वन ऑफ द गुरु और वन ऑफ द टीचर, जो अपने शिष्यों को बराबर से काउंट करते हैं, और जहां पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, वहां पर वो उसको सजा भी देते हैं। तो ये भी एक स्टोरी है। तो जनरली देखा जाए तो इसके अलावा एक और स्टोरी है माइथोलॉजी में जो बहुत फेमस है, वो है बाली के बारे में। क्योंकि बाली ने जब यज्ञ किया और जब भगवान विष्णु को वामन अवतार हुआ, और वामन अवतार के बाद में जब बाली से 3 पद भूमि मांगी भगवान विष्णु ने वामन अवतार के दौरान, तो शुक्र को ये बात पता चल गई थी। और शुक्र को जब ये बात पता चल गई तो उन्होंने बाली को रोका, तुम ये मत करो, ये चीटिंग करने के लिए भगवान विष्णु खुद ही आए हैं मायावी अवतार में। और
बाली ने लेकिन क्योंकि वचन दे दिया था तो वो पीछे हटना नहीं चाहता था। तो शुक्र जो है उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप लेके जिस कमंडल से जल भर के अपने वचन को पूरा किया था उसमें जाके रुक गए, ताकि कमंडल का पानी बाहर ना निकले। पर्टिकुलर जो नेरो उसका रास्ता है उस वेसल का, वहां से वो पानी बाहर ना निकले। और जब वो वहां पे जाके छुप गए तो ऑब्वियसली वामन अवतार में भगवान विष्णु को पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं शुक्र ही है। और शुक्र है तो उन्होंने एक छोटा सा बारीक ग्रास का एक तिनका बनाया और उस कमंडल की उसमें डाल दिया, उसके वेसल के मुंह में। और अल्टीमेटली उनकी जो आई है वीनस की या शुक्र की, वो हर्ट हो गई और वो एक आंख से उनको दिखना बंद हो गया, एक आंख उनकी डैमेज हो गई। तो उनको वन आई भी बोलते हैं। वन आई के बहुत सारे मीनिंग है कि एक तो जो हर किसी को एक ही आंख से देखे, सबको समान माने, और या फिर जिसके आई में डिफेक्ट है। तो दोनों ही पॉइंट कहीं ना कहीं वीनस की कैटेगरी में आएंगे कि जहां पर वीनस कहीं ना कहीं आई में डिफेक्ट आता है तो वीनस से कनेक्ट होता है उस चीज को, या फिर जो सब चीजों को बराबर मात्रा में बराबर समान देखेगा वो भी वीनस है। तो ये एक वीनस की स्टोरी है। तो वीनस की जो स्टोरी है यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि अपने राक्षसा क्लेन के लिए इनका डिवोशन जो था वो एक अनलिमिटेड लेवल का था, जिसके लिए कुछ भी कर सकते थे, मर भी सकते थे, दूसरे को भस्म भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बट राक्षसों के लिए डिवोशन या लॉयल्टी सुपर लेवल की थी। तो जहां पर वीनस अच्छा होगा वहां पर लॉयल्टी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। दूसरा वन आई मैन वाली बात जो मैंने कही कि ये समानता से देखते हैं, ये कंपैरिजन नहीं करते हैं। और तीसरा डेकोरेशन वाली बात जो कही कि पॉम्प एंड शो है, वो इन सब बातों से आता है। अब इसकी जो दूसरी स्टोरी जो मैं बात करना चाह रहा था वो है भगवान विष्णु के दशावतार में, जहां पर भगवान परशुराम का जो अवतार हुआ है उसको भी शुक्र से कनेक्ट किया गया है। भगवान परशुराम के अवतार में दो तीन चीजें देखने को हमको समझने को मिलेंगी, कैसे कैसी चीजें हैं। यहाँ पर भी भगवान परशुराम जो थे, इनके जो पिता थे उनका नाम था ऋषि जमदग्नि और माता का नाम था रेणुका। ज्यादातर हमको स्टोरीज में ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो लेडीज हैं, ऋषियों की पत्नियां हैं, इनका सत्व बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा लॉयल होती हैं अपने हस्बैंड के लिए, और अपने पतिव्रत धर्म के कारण इनको बहुत सारी पावर मिल जाती हैं। तो उसी में से एक पावर थी इनकी रेणुका माता की। इनकी एक पावर थी कि अपनी पावर की से ये कच्चे वेसल में भी, यानी कच्ची मिट्टी के बर्तन में भी पानी भर के लेके आ सकती थी। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि मिट्टी बनेगी, मिट्टी को पकाया जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद उसको पानी भर के लेके आ सकते हैं। बट इनके पास पावर ये थी कि कच्ची मिट्टी में भी ये लोग ये पानी भर के लेके आ सकती थी। ये इनके पास एक पावर थी। इनके भी 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे, और फिर 5वें लड़के जो हुए वो परशुराम हुए। परशुराम नाम बाद में पड़ा है, पहले नाम इनका भृगुराम था, आई थिंक राम था, बट फर्स्ट नेम कुछ अलग था। तो जब ये इनके पास पावर थी और इसकी पावर की वजह से ये डेली क्या करती थी, अपने पति के लिए साफ जल नदी से लेकर आती थी मिट्टी के बर्तन में, कच्ची मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि इनको पावर थी तो उनको पकाने की जरूरत थी ही नहीं, तो डेली लेकर आती थी। एक दिन जब ये गई पानी लेने के लिए, तो ऋषि अपनी वेट कर रहे थे इनका ताकि अपना यज्ञ वगैरह शुरू कर पाए। पानी लेने के लिए गई। पानी लेने के लिए जब ये गई और जब उन्होंने अपना बर्तन बनाने के लिए करा ताकि पानी भर पाए, इसी टाइम पे इनको आकाश में कुछ दृश्य देखने को मिले। अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग बातें कही गई हैं। किसी में कहा गया कि गंधर्व थे जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज थे। कई जगह पर कहा गया है कि एक राजा था जिसका नाम था कर्तव्य वीर, वो था, वो अपनी वाइफ्स के साथ में था। ये कई जगह पर बोला गया है कि बस गंधर्व गुजर रहे थे और ये उनका ब्यूटी देखकर, उनका शरीर देखकर या उनकी सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो गई, उनके आकर्षण में आ गई। इतना सा इनसे ये हो गया कि कहीं ना कहीं उनके आकर्षण में आ गई, या जो भी अल्टीमेटली इनका जो सत्व था वो खत्म हो गया और ये अल्टीमेटली कच्ची मिट्टी में पानी नहीं भर पाई। इनका सत्व पूरा खत्म हो गया। और जब इतनी देर तक ऋषि ने वेट किया कि मैं अभी तक रेणुका नहीं आई है, पानी नहीं आया, तपस्या कैसे शुरू करें, तो इनके पास भी पावर थी। अल्टीमेटली इन्होंने चेक किया तो देखा कि ये तो कहीं ना कहीं इनका सत्व खत्म हो गया है, पानी भर ही नहीं पा रही है, तो आएंगी कैसे। तो बहुत ऋषि गुस्से से तिलमिला गए। तो गुस्से से तिलमिलाने के बाद में ऋषि ने अपने पहले पुत्र को बुलाया और बोला कि अपनी माता का सर अलग कर दो, इनका सर काट दो। पहले बच्चे ने मना कर दिया कि मेरी माता है, मैं कैसे करूंगा। दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया, चौथे ने मना कर दिया। अल्टीमेटली परशुराम से भी बोली सेम बात कि तुम अपनी माता का सर, सबसे छोटे थे, तुम अपनी माता का सर काट दो। और परशुराम ने बिना कुछ हेजिटेंट हुए, बिना कोई डाउट के, अपने पिता की बात का विश्वास करके एक ऑर्डर के ऊपर अपनी माता का सर अलग कर दिया। तो
तो उनके पिता उनसे बहुत इंप्रेस हुए कि तुमने मेरी बात को एकदम मान लिया, तुम बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। तो परशुराम ने कहा कि मुझे वरदान में मुझे मेरी माता और मेरे जो भाई जो मर गए हैं इनको आप वापस जीवित कर दीजिए, और साथ में उनको बुला भी दीजिए कि क्या घटना हुई थी। तो उनको वो वरदान दे दिया साथ में परशुराम को, और अल्टीमेटली उनकी माता भी जीवित हो गई, उनके भाई भी जीवित हो गए। ये एक स्टोरी है। तो ये एक स्टोरी है। इसके अलावा एक और स्टोरी ये आती है कि ऋषि जमदग्नि के पास में एक गाय थी, जिसमें कहीं पे इनको कामधेनु कहा गया है, कहीं पे सुरभि कहा गया है, कहीं पे जस्ट गाय कहा गया है। अल्टीमेटली मानते हैं कि एक गाय थी जो जिसके पास पावर थी कि वो सारी विशेष पूरी कर सकती है। तो वहां पर ये जो कर्तव्य वीर जो राजा है वो भी आता है एक बार वन में शिकार करता हुआ, और यहाँ पे इनके यहाँ नाइट होल्ड करता है ऋषि जमदग्नि के यहाँ पर। और ऋषि जमदग्नि के यहाँ पर जब नाइट होल्ड करता है राजा, तो राजा देखता है कि ये ऋषि जो कि एक जंगल में रहते हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, और इन्होंने हमको बहुत टेस्टी फूड भी दिया, बहुत अच्छा सोने के लिए भी अरेंजमेंट किया हमारे लिए, वो कैसे किया। तो वो ऋषि से पूछते हैं कि आपके यहाँ तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं है और आप इतने रिमोट लोकेशन में रहते हैं, तो कैसे आपने ये सब हमारे लिए कर पाए। अल्टीमेटली ऋषि जमदग्नि उनको वो गाय दिखाते हैं कि ये गाय है, ये हमको एज अ बून दी गई है और ये हमारी सारी विशेष पूरी कर देती है। तो राजा को ये लगता है कि इस गाय का इस ऋषि के पास में जरूरत क्या है, ये तो छोटी सी जगह पे रहते हैं, 4 लोग 5 लोग हैं, थोड़े बहुत डिसाइपल्स हैं इनको जरूरत क्या है, मेरे पास इतना बड़ा किंगडम है, मुझे ज्यादा जरूरत है इस चीज की, तो ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। वो ऋषि से मांगते हैं, ऋषि मना कर देते हैं कि ये गाय हमको बून में मिली, गिफ्ट में मिली है, जो भी है, बट हम उसको दे नहीं सकते। अल्टीमेटली राजा चला जाता है। फिर राजा को लगता है कि ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, और राजा जो है उस गाय को चुरा लेता है। जब गाय को चुरा लेता है तो वापस ऋषि जमदग्नि जब दुखी होते हैं, पता करते हैं अपनी पावर से वापस कि वो तो कार्तिकेय वीर जो है वो चुरा के चला गया है, कर्तव्य वीर जो है वो चुरा के चला गया है। अल्टीमेटली उसके पास जाते हैं मांगने अपनी गाय को वापस, बट इनके इंसल्ट करके इनको भगा दिया जाता है। फिर परशुराम जाते हैं गुस्से में और उनका एक तरीके से हत्या करके और अपनी गाय छुड़ा के वापस ले आते हैं। हत्या करना मतलब ये जो पर्टिकुलर जो राजा है कर्तव्य वीर, ये छोटा मोटा राजा नहीं था, ये राजा बहुत पावरफुल था, जिसके लिए कहा गया है बुक्स में कि उसके सहस्त्र हाथ थे, आर्म्स थे, मतलब बहुत सारे उसके हाथ थे। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली बहुत बड़ी पावर थी उसके पास, अल्टीमेटली बहुत बड़ी बिग आर्मी थी उसके पास। उन सब आर्मी को मार के और राजा को मार के ये वापस अपनी गाय को लेके आ जाते हैं। गाय को वापस लेके आ जाते हैं, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। राजा को क्योंकि मार कर आए ब्राह्मण होने के बावजूद, तो इनको अल्टीमेटली पश्चाताप के लिए जंगल जाना पड़ता है। ये जंगल चले जाते हैं पश्चाताप करने के लिए, और उधर से राजा के जो बेटे छुप गए थे उस टाइम पर, वो वापस अपने पिता की मौत का बदला लेने आते हैं। वो ऋषि जमदग्नि को, रेणुका को मार देते हैं आके, और अल्टीमेटली गाय को भी ले आते हैं। तो जब परशुराम को बात पता लगती है तो वो गुस्से में आते हैं और पूरी उनके वंश को, उनके पुत्रों को मार देते हैं। और फिर वहां से प्रण लेते हैं कि जो भी राजा अपना घमंड करेगा या अपनी पावर के ऊपर ज्यादा बात करेगा, मैं उनकी क्लेम को खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके से जहां जहां भी राजाओं ने अपनी पावर के ऊपर घमंड किया है, अपनी किसी और के रिसोर्सेज को छीना है, जहां पर पावर छीनी, वहां पर परशुराम ने 21 बार बोलते हैं कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, 21 बार पृथ्वी पे से पूरा का पूरा क्षत्रिय क्लेम को खत्म कर दिया। जहां जहां पर भी दुस्साहस हुआ, क्लेम को खत्म करने का मतलब नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया और सब गायब ही हो गए, अदरवाइज आते कहाँ से। बट पॉइंट ये है कि जहां जहां पर भी अहंकारी राजा थे और जहां पर भी गलत हो रहा था, वहां पर सबको इनको 21 टाइम्स इनको हटा दिया। और फिर परशुराम को आगे अमरता का वरदान भी मिलता है, जिनके बारे में बातें होती हैं तो सतयुग में भी होती हैं, द्वापर युग में भी होती है, कृष्णा के टाइम पे भी, और त्रेता युग में भी होती है। तो परशुराम का एक लंबी चौड़ी है जो कि कहते हैं कि इस कलयुग में भी जिंदा है। तो बट इनके भी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि ये ओनली और ओनली जो ज्ञान देंगे, ये ज्ञान जो है ओनली ब्राह्मण्स को देंगे, क्षत्रिय को कोई ज्ञान नहीं देंगे, नॉलेज इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक कर्ण की स्टोरी आती है जहाँ पर कर्ण चीटिंग करके इनसे नॉलेज लेता है, और नॉलेज लेने की वजह से जो है अल्टीमेटली जब इनको पता लगता है कि कर्ण जो है वो क्षत्रिय है, उसको भी ये श्राप देते हैं कि तुमको ये जो ज्ञान है तुमको टाइम पर काम नहीं आएगा। तो अब ये जब स्टोरी, इतनी सारी लंबी चौड़ी स्टोरी है, अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पर भी ये बातें निकल के आती हैं कि वीनस जो है बहुत स्पेसिफिक है अपनी चीजों को लेकर। ऐसा होगा तो ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो सीधे मृत्युदंड है। मतलब वीनस स्ट्रिक्ट है अपनी चीजों को लेके, अपने रूल्स को लेके, सिस्टम को लेके। और दूसरी बात, अच्छा मैं एक बात बताऊं और भूल गया कि परशुराम जो है ये भी भृगुवंशी है। मतलब भृगु के बेटे शुक्र के ही शायद पोते जमदग्नि है, और जमदग्नि के बेटे परशुराम है, तो वंश भी सेम है। इनके पास भी कहीं ना कहीं मृत संजीवनी विद्या आई है।
तो वो ट्रेन भी वही है, नॉलेज भी वही है और सिस्टम भी वही है कि अगर इनको लगता है कि मेरा जो लॉर्ड है, मेरा जो भी मालिक है, अगर वो मुझे बोलेगा ये सही है तो ये सही है, लॉयल है बिल्कुल सेम तरीके से। बट अगर गलत और सही की बात करी जाएगी तो जो इनके लॉर्ड ने, इनके मालिक ने कहा जो गलत है वो गलत है, उसको ये जड़ से हटा भी देते हैं। क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये सब जो चीज़ें हैं परशुराम की हों या शुक्र की हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर शुक्र आएगा वहां वहां पर कंफर्ट भी है, लग्जरी भी है, भौतिकतावादी भी है चीजें, और वहां पर प्रिसाइसनेस भी है, हाइजीन भी है। वहां पर कुछ गलती होने का स्कोप भी नहीं है हमारे पास में। अगर गलती करते हैं तो अल्टीमेटली उन चीजों का फर्क पड़ता है। तो ये स्टोरी जो है हमको कई सारी चीजों को डिकोड करने में हेल्प कर देती है। जो दशावतार हैं या जो अलग अलग प्लैनेट्स की जो स्टोरीज हैं वो बहुत सारी बातें कर देती हैं। अगर स्टोरीज को डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी बातें, मतलब स्टोरीज की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जितना आप लोग खुद भी पढ़ेंगे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीजें प्लैनेट से हमको सीखने को मिलती हैं। एक चीज और सीखने को मिलती है कि ये वीनस जो है, शुक्र जो है, ये तपस्वी भी है। इनकी तपस्या की वजह से ही ये मृत संजीवनी ले पाए। इसके अलावा किसी ने भी वो हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो तपस्या कर पाए इस लेवल की कि मृत संजीवनी ले पाए। तो वो वाली कैटेगरी भी इनके अंदर आती है। तो अगर केतु का कनेक्शन आया था कहीं ना कहीं में, केतु का या फिर सैटर्न का वीनस के साथ में, तो एक तपस्वी योग भी बोलते हैं। तो तपस्वी वाली चीजें भी इनके अंदर आ जाती हैं। और दूसरी बात वीनस है, अगर इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं स्पर्म से, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं मृत संजीवनी विद्या से, तो अल्टीमेटली ये वो चीज है जो डेड को वापस लाइफ दे देती है, मृत को भी जिंदा कर देती है। वही काम कहीं ना कहीं स्पर्म्स का है, शुक्राणु का है। वही काम जो है इनके पास जो विद्या है उसका है कि ये डेड को भी वापस लाइफ देने का काम जो है ये करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं स्टोरीज के हिसाब से। तो अभी अगर हम उसको समझते हैं अलग अलग चीजों के हिसाब से, तो अब जो बात हमने लास्ट टाइम करी थी एरीज के केस में, वैसे ही अगर हम बात करेंगे कि अगर टोरस या फिर वीनस जहां पर जिस हाउस में आएगा, उस हाउस में अगर आने के बाद में क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। अब ये जो असेंडेंट है ये है एरीज असेंडेंट। एरीज असेंडेंट के केस में सेकंड नंबर के हाउस में आएगा टोरस, सेकंड नंबर की राशि, और यहीं पर सेकंड हाउस भी आ गया और यही सेकंड राशि भी आ गई। अब अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो असेंडेंट एरीज असेंडेंट होगा वो क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती हैं इसके केस में। एक तो ये कि ये जो भी बातें करेगा अपनी फैमिली के बातें में करेगा, बातों के बारे में करेगा, अगर बातों से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ये बातें करेगा तो ये बातें कर सकता है अपने एक्यूमुलेट मनी के बारे में, अपने फेस के बारे में और अपने फूड के बारे में। अगर टोरस असेंडेंट आता है, सॉरी एरीज असेंडेंट आता है, तो सेकंड राशि टोरस की आ जाती है, यानी फूड की आ जाती है। तो ये फूड के बारे में भी बातें करेगा अपने, तो ये बात हो गई। इसके अलावा सेकंड नंबर की राशि कंफर्ट की राशि है। तो अगर ये अपने घर वाले पॉइंट में या एक्यूमुलेट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये कंफर्ट शो करेगा, ये भी एक इसका प्रेडिक्शन निकल के आ सकता है। इसके अलावा वीनस से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये 10th हाउस में वीनस आ रहा है। यहाँ पे 10th हाउस में वीनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 10th हाउस रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जनरली तो प्रोफेशन को कनेक्ट करते हैं, तो प्रोफेशन के केस में ये कंफर्ट शो करेगा। हालांकि इस पर्टिकुलर चार्ट में तो वीनस के साथ में मार्स भी है, अग्रेशन भी आएगा, राहु भी है और सैटर्न भी है, तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट आएंगे। बट अगर जस्ट वीनस यहाँ पे होता तो कहीं ना कहीं पर कंफर्टेबल शो करता है वो उस चीज को। इसके अलावा एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है, भगवान मतलब भृगु की ये स्टोरी, वीनस की नहीं है बट भृगु की ऋषि की स्टोरी ये है कि भृगु ने एक बार भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी थी, पैर मार दिए थे। उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी खासी स्टोरी है। एक कंपटीशन हुआ था ऋषियों में कि कौन से देवता अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। अलग अलग जगहों पे गए, अल्टीमेटली ब्रह्मा के पास कोई आंसर नहीं मिला, शिवा के पास कोई आंसर नहीं मिला। जब वे विष्णु के पास गए, विष्णु जी सो रहे थे, एंट्री करी और उनको सोता हुआ देखकर भगवान मतलब ऋषि भृगु को गुस्सा आ गया और उन्होंने जाकर उनके चेस्ट पर लात मार दी। उनको सोता हुआ देखकर उनको लात मार दी। तो जब विष्णु उठे तो विष्णु उठ के कहा कि हे भगवान, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई है। तो वो उससे इंप्रेस हो गए कि देखो मैंने इनके पैर पे, इनके चेस्ट पे लात मारी, बट ये तब भी मुझे पूछ रहे हैं कहीं आपके पैर में तो चोट नहीं लग गई।
तो वो तो ठीक थे भगवान विष्णु, बट भगवान विष्णु की जो वाइफ है माता लक्ष्मी, वो अपसेट हो गई कि इन्होंने मेरे पति के चेस्ट पे कैसे आके लात मार दी, और मेरे पति इनको बोल रहे हैं कि आपके पैर में तो चोट नहीं लग गई है। तो अल्टीमेटली इनको श्राप दे दिया, किसको? भृगु को। भृगु को श्राप दिया लक्ष्मी ने कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो भृगु, हम लोग भृगु नाड़ी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भृगु जो है एस्ट्रोलॉजी का भी सोर्स वहीं से आता है। तो जो लोग भृगु वंशज हैं, अब भृगु वंश का भी कैटेगरी अलग है, भृगु वंशज कौन हो सकते हैं? भृगु वंशज वो होंगे जहां पर वीनस और सैटर्न कहीं ना कहीं साथ साथ देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है, अगर ये वीनस और सैटर्न बहुत क्लोज डिग्री में साथ साथ हैं, आस पास हैं अपने, यहाँ पे तो 0 डिग्री 24 डिग्री पास नहीं है, एक हाउस में है बट पास नहीं है, +- 2 डिग्री के आसपास का हो, नक्षत्र का हो या राशि एक्सचेंज हो, अगर वो वाला केस आ जाता है तो ये लोग जो है भृगुवंशी हो जाते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि लक्ष्मी इनके पास इजीली नहीं आती है, पैसा इजीली नहीं आता है, इनके पैरों में भी ओल्डर एज में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ है माता लक्ष्मी का, तो इनके पैरों में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये भी एक स्टोरी से है, तो इससे भी हम लोग एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जहां पर भी ये चीज देखने को मिलेगी, ये कॉमन चीजें आ सकती हैं। और जहां पर ये देखने को मिलेगा कि विनस सैटर्न साथ में, वहां पर लक्ष्मी इतना इजीली नहीं आएंगी। ज्योतिष का ज्ञान होगा, नॉलेज का ज्ञान होगा, बट लक्ष्मी इजीली नहीं आएंगी। उसके बाद में भृगु ने घोषणा करी थी कि ठीक है मेरे पास लक्ष्मी नहीं आएंगी, लेकिन मैं एक ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा जिसकी वजह से लोग मेरे पास आएंगे। अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं से भृगु से आनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज है, डेप्थ में इतना आते जाएंगे उतना कुछ हमको सीखने को मिलता जाएगा। अभी तो मैंने बहुत फास्ट बता दी, बट एक एक स्टोरी पर अगर ध्यान से बात करेंगे तो आधे आधे घंटे में एक एक स्टोरी चलती जाएगी आराम से, स्टोरी टेलिंग की स्टाइल से अगर चलेंगे तो हम लोग। तो शुक्रवंशी, जैसा मैंने बोला कि लेग प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और जहां पर टोरस होगा और जहां पर वीनस होगा वो पर्टिकुलर हाउस में अल्टीमेटली कंफर्ट भी देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस में होगा अगर, तो हाउस या प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू में कंफर्ट कहीं ना कहीं आएगा। अब अगर कोई बंदा टोरस असेंडेंट ही है, जहां पे टोरस उसके लग्न में है, टोरस यहाँ पर लग्न में है, असेंडेंट में है, तो ये जो बंदा होगा इसमें सेकंड नंबर की राशि आ गई लग्न में, असेंडेंट में, और सेकंड नंबर के हाउस में आ गया 3 नंबर की राशि, यानी जेमिनाई। जेमिनाई भी कम्युनिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, और 2 नंबर की राशि आ गई। तो यहाँ पर ही जो बंदा बात करेगा ये अपनी इनकम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बात करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि यहाँ पर आ गई, ठीक है, और लग्न के राशि यहाँ पर आ गई, तो ये बंदा फूड के बारे में बात करेगा। और साथ में ये किसी को अपनी बात, मतलब अगर फूड के ऊपर कोई बात होगी, रेसिपी के ऊपर कोई बात होगी, तो ये बंदा अड़ जाएगा, उससे अड़ जाएगा इन द सेंस कि वो रेसिपी में उसको सेकंड थॉट ही नहीं चाहिए, क्योंकि टोरस उसके फर्स्ट हाउस में आ गया और थर्ड नंबर की राशि सेकंड हाउस में आ गई, तो वो फूड के ऊपर अड़ जाएगा कि क्या कहते हैं अल्टीमेटली कि ये रेसिपी ऐसी है तो ऐसी ही है, उसको लगेगा कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट फूड बनाता है, ऐसा उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सेकंड नंबर की राशि उसके लगन के अंदर आ गई, कैटेगरी के अंदर आ गई, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आ गई, और यहाँ पर बात करने वाला पॉइंट आ गया। तो अगर टोरस असेंडेंट हुआ तो वो बंदा जो है जनरली बात करेगा अपने फूड के ऊपर ज्यादातर, और फूड में किसी की बात दूसरे की सुनेगा भी नहीं, ये है। तो 2 नंबर की राशि फर्स्ट हाउस में आई, अपने फिजिकल चीजों के ऊपर उसका जो जिस भी बारे में बात करेगा वो अपनी फिजिकल चीजों के बारे में ज्यादा बात करेगा, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में उसके ऊपर पॉइंट शो करेगा। यहाँ पर भी वीनस जो है वो 10th हाउस में, तो यहाँ पर अगेन ये वाला जो बंदा है जो भी है ये जो बात करेगा अल्टीमेटली ये अपने प्रोफेशन को ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए वीनस कहाँ पर है, यहाँ पर वीनस 3rd हाउस में है। तो 3rd हाउस में अगर वीनस आ रहा है तो ये किस किस चीजों के बारे में ज्यादा पॉम्प एंड शो कर सकता है, ये अपनी हॉबीज के बारे में ज्यादा पॉम्प एंड शो कर सकता है, अपने नेबर्स के बारे में पॉम्प एंड शो कर सकता है, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में पॉम्प एंड शो कर सकता है, ये बंदा ज्यादा उनके बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें बोलेगा। और इसके अलावा जो इसका कनेक्शन जो है वीनस का वो 3rd हाउस से ज्यादा है, मतलब सेकंड से अपने खुद का असेंडेंट लॉर्ड यहाँ पे चला गया, तो हमेशा इसके पास अपने छोटे भाई बहनों से पॉम्प एंड शो की बातें होंगी ही होंगी कहीं ना कहीं पे। और ऐसा भी मैंने एक दो जगह ऑब्जर्वेशन किया है कि जहां पर वीनस आता है जिस भी हाउस में, उस वाले हाउस में अफेयर कहीं ना कहीं चलते हैं। तो अगर यहाँ पर वीनस 3rd हाउस में आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इस बंदे के आशीष जो भी है ये, इसके केस में हो सकता है नेबरहुड में इसका अफेयर चले, क्योंकि वीनस जो है 3rd हाउस में आ रहा है। तो इस तरीके से भी एट्रीब्यूट अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। अगर बाय द वे सेकंड हाउस में टोरस आ जाए,
और सेकंड हाउस में ही वीनस भी आ जाए, टॉरस भी आ गया, वीनस भी आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बंदा घर के मामलों में बिल्कुल कंफर्टेबल, अपनी फैमिली के मामलों में बिल्कुल कंफर्टेबल, और अगर कहीं पर सेकंड लॉर्ड, जो भी कोई होगा सेकंड लॉर्ड, अगर वो 6th और 8th में जाके बैठ जाए तो ऐसा बंदा अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, फैमिली उसके लिए कंफर्ट जोन बन जाती है। 6th और 8th में चला जाए अगर सेकंड का लॉर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3rd नंबर का जो लॉर्ड है मरकरी, अगर वो 6th और 8th में जाके बैठ जाएगा मरकरी यहाँ पर अगर किसी चार्ट में, तो ये बंदा अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है जनरली, क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड है वो जाके बैठ गया दुष्ट स्थान में जाकर, तो कंफर्ट का फैमिली का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और वीनस जहां पर है वहां पर वैसे ही वो कंफर्ट में होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर सेकंड लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है तो भी लगभग ऐसी चीजें देखने को मिलती है। कंबस्ट होने का मतलब अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सन के साथ में है तो, फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट है, यहाँ पर वीनस 23 डिग्री का है और सन 14 डिग्री का है, अलग अलग हाउस में है, तो यहाँ पर कंबस्ट नहीं है। बट वीनस और सैटर्न अगर साथ में होते और डिग्री बहुत पास की होती तो वीनस कंबस्ट हो जाता। तब भी ये होता कि अगर सेकंड लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है सन के साथ में आके अल्टीमेटली, तो वो बंदा भी जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब अगर फॉर एग्जांपल वीनस 9th हाउस में चला जाता, मैंने बात करी 10th हाउस में है, तो ये अपने करियर को, जॉब को, इसमें कंफर्ट रहेगा, इसके बारे में ज्यादा पॉम्प एंड शो करेगा। अगर 9th में जाएगा वीनस तो क्या होगा, 9th में अगर वीनस गया तो 9th जो हाउस है वो है नॉलेज का, हायर एजुकेशन का, ज्ञान का, तो ये बंदा किस बारे में ज्यादा अपने पॉम्प एंड शो करेगा, अपने ज्ञान के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अगर 9th हाउस में वीनस चला जाता है तो। अगर 7th हाउस में वीनस चला जाएगा तो ये जो बंदा है वो अपनी वाइफ के बारे में, अपनी पार्टनरशिप के बारे में, उन चीजों में ज्यादा पॉम्प एंड शो करेगा। 4th हाउस में चला गया, जैसा मैंने कहा 4th हाउस में गया तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने व्हीकल के बारे में पॉम्प एंड शो करेगा। 5th हाउस में गया तो अपने बच्चों के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, उसके ऊपर पॉम्प एंड शो करेगा। और यंग हुआ तो अपने अफेयर्स के बारे में पॉम्प एंड शो करेगा वो। तो जहाँ वीनस है वहाँ पॉम्प एंड शो देखने को मिलती है जनरली, और जहाँ टॉरस है वहाँ पे कंफर्ट देखने को मिलेगा। ये एक चीज है। और अगर बाय द वे क्या कहते हैं, टॉरस, अगर फॉर एग्जांपल हम अलग अलग हाउसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोगों ने टॉरस की बात कर ली, एरिस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जेमिनाई की केस की। अभी आया जेमिनाई असेंडेंट, तो अगर जेमिनाई असेंडेंट हुआ तो जो सेकंड नंबर का हाउस हुआ उसमें आई 4 नंबर की राशि, यानी कैंसर की राशि, और जो सेकंड नंबर की जो राशि है वो गई 12th हाउस में। तो ये बंदा किस बारे में ज्यादा बातें करेगा, ये बंदा किस बारे में बातें करेगा, ये बंदा बातें करेगा 12th हाउस में कौन सा नंबर की राशि गई, सेकंड नंबर के। 12th हाउस किस चीज का है, एक्सपेंसेस का, तो ये बंदा एक्सपेंसेस के बारे में बात करेगा जनरली। और सेकंड नंबर की राशि, सॉरी सेकंड नंबर के हाउस में गई 4th नंबर की राशि। 4th नंबर की राशि क्या है, पीस, शांति या हाउस, तो ये बातें करेगा अपनी प्रॉपर्टी की वजह से लॉस के बारे में, क्योंकि सेकंड नंबर की राशि जो है प्रॉपर्टी है, पीस है, और ये यहाँ पे गया इसका एक्सपेंसेस, खर्चा, लॉस। तो ये जो बंदा है, एक तो जेमिनाई है ऊपर से, तो ये बंदा जो बातें करेगा एक्सपेंसेस की, किस चीज से कनेक्शन में एक्सपेंस आएगा, इसकी प्रॉपर्टी और इसके व्हीकल के और इसकी पीस के ऊपर, उसके एक्सपेंसेस की बातें करेगा अगर जेमिनाई असेंडेंट हुआ तो। अब अगर हम बात करते हैं जेमिनाई के बाद में कैंसर असेंडेंट की। अब कैंसर असेंडेंट के केस में क्या होगा कि कैंसर असेंडेंट के केस में सेकंड नंबर के हाउस में गई राशि 5 नंबर की राशि यानी लियो, और सेकंड राशि गई बेसिकली 11th नंबर के हाउस में जो कि है इनकम का। अब 5 नंबर जो लियो का जो माहौल है, लियो जो चीजें हैं, माहौल राशि का वो है ईगो का, ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का, और घर है, फैमिली के घर में चली गई राशि। तो ये जो बंदा है ये अपने इनकम के ऊपर बातें करेगा, क्योंकि इनकम के हाउस में चली गई सेकंड नंबर की राशि। तो ये बंदा अपने इनकम के ऊपर बातें करेगा, और किसके साथ में बातें करेगा, ईगो के साथ में प्राउडली बातें करेगा अपनी इनकम के बारे में।
जेमिनाई कर रहा था अपने खर्चों के बारे में बातें, बट कैंसर कर रहा है अपने इनकम के बारे में बातें, और ऊपर से ईगो के साथ में कर रहा है, बता के कर रहा है कि ऐसा है, मेरी इनकम इतनी है, ये है, वो है। तो ये कैंसर असेंडेंट के अंदर ये चीज एट्रीब्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएगी। और साथ साथ अगर हम वीनस को भी समझ लेंगे तो और हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो वीनस है वो वीनस बेसिकली जो है वो लोड बन रहा है यहाँ पर 12th हाउस का। 12th हाउस का भी लोड बनेगा और साथ में 4th हाउस का भी लोड बनेगा, सॉरी 11th हाउस का भी बनेगा लोड और 4th हाउस का भी बनेगा। तो 4th हाउस और 11th हाउस का लोड जाकर बैठ गया वीनस 3rd हाउस में। तो ये 3rd हाउस में वीनस अपनी कैटेगरी को समझ के कि वीनस कहाँ पे कंफर्ट हुआ, क्या रोल प्ले किया, क्या दृष्टियां पड़ी, और प्लस साथ में जस्ट अगर हम टोरस कौन सी हाउस में जा रहा है और 2nd हाउस में काल पुरुष का जो 2nd राशि है, 2nd हाउस में कौन सी राशि आ रही है, अगर इसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमको काफी कुछ हद तक प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें अगर बाय द वे 6ठे नंबर की राशि, सॉरी लियो की बात करते हैं। लियो के केस में 2nd हाउस में गई 6 नंबर की राशि। 6 नंबर क्या है? डिस्प्यूट्स। और जो ओरिजिनल राशि है टोरस की वो गई 10th हाउस में। तो ये बंदा 10th हाउस यानी प्रोफेशन यानी अपने वर्क प्लेस के बारे में बात करेगा। और किस तरीके की बातें करेगा? डिस्प्यूट की, यानी वर्क प्लेस पे जो डिस्प्यूट्स है उसके बारे में बात करेगा, या फिर वर्क प्लेस में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में बात करेगा, वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ कंपटीशन है उसके बारे में बात करेगा, क्योंकि 2nd नंबर की राशि पहुंच गई अल्टीमेटली यहाँ पर। और साथ में कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन बैठ रहा है वो इनकम से भी बैठ रहा है, क्योंकि 2nd का जो लोड है वो, सॉरी 10th हाउस का जो लोड है वो 11th में जाके चला गया। तो वीनस गया 11th हाउस में, इनकम के हाउस में। तो इनकम के केस में ये बंदा कंफर्टेबल है, बड़े भाइयों के केस में कंफर्टेबल रहना चाहता है, इसको लोड नहीं चाहिए। ऊपर से राशि जो आ रही है असेंडेंट की वो आ रही है लियो। लियो अपने आप में कैटेगराइज चला जाए तो ये जॉब करना पसंद नहीं करेगा, ये वाला बंदा तो जॉब करना पसंद नहीं है। इनकम के केस में इसको कंफर्टेबल रहना है, और ये अगर बातें करेगा तो ये ज़्यादातर जो बातें करेगा ऑफिस या प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बातें करेगा, चैलेंजेस की बातें करेगा, डिस्प्यूट्स की बात करेगा। बट अगर ये छोटा बच्चा है जो स्टडी कर रहा है तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में वो अपने स्कूल के, कॉलेज के जो भी उसके उस समय का प्रोफेशन चल रहा है उसकी भी बातें करेगा, उसके वहाँ पर उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कंपनी चल रही है, उसको क्लास में कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी बातें वो कर सकता है। बट जनरली अगर बड़ा है तो वो प्रोफेशन के बारे में और डिस्प्यूट के, प्रोफेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बारे में वही सब बातें करेगा। अब अगर यही केस हुआ, असेंडेंट हो गया वर्गो। वर्गो असेंडेंट के केस में टोरस चला गया 9th हाउस में और 2nd नंबर में चला गया 7th राशि। टोरस चला गया 9th हाउस में, 2nd नंबर में चला गया 7th राशि, लिब्रा की राशि। तो ये जो बंदा बातें करेगा अपने ज्ञान के बारे में बात करेगा, ज्ञान धर्म के बारे में बात करेगा, और साथ में कंपैरिजन भी करेगा और बैलेंस करने की भी कोशिश करेगा। मतलब अलग अलग धर्मों के बारे में भी बात कर सकता है, उनको कंपेयर भी करेगा और उनको लिब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करने की भी कोशिश करेगा। साथ में 2nd हाउस में इसके बैठ गया मून, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था। तो अभी ये जो बंदा है ये थोड़ा सा पोलाइट होगा नेचर में, क्योंकि मून जो है पोलाइटनेस देगा लेकिन उतार चढ़ाव भी देगा। तो यहाँ पर उसकी वाणी में उतार चढ़ाव भी आएंगे, फ्लक्चुएशंस भी आएंगी और पोलाइटनेस भी रहेगी। और अगर इस मून के ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही होगी तो उसका इफेक्ट फिर अपने आप में कुछ अलग होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग असेंडेंट वाइज अलग अलग चीजें समझ सकते हैं। अब अगर लिब्रा असेंडेंट आ जाता है तो टोरस कहां पर पहुंच गया? टोरस पहुंच गया 8th हाउस में, और 2nd राशि जो है, 2nd हाउस जो है उसमें पड़ गया 8th नंबर की राशि स्कॉर्पियो। कंप्लीटली उल्टा हो गया, 8th नंबर की राशि 2nd हाउस में और 2nd नंबर की राशि 8th हाउस में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी बातें होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं ओकल्ट की, रिवॉल्यूशन की बातें होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बातें होंगी। यही बातें ज्यादातर इसकी लाइफ में होंगी। मतलब इसकी बातों का जो रूल होगा वो कहीं ना कहीं ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, कंप्लीट चेंज, इस तरीके की बातें ज्यादा देखने को मिलेंगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्रांतिकारी वाली बातें। प्लस साथ में यहाँ पे मार्स और केतु भी है। तो मार्स होने की वजह से यहाँ पर 2nd हाउस में अल्टीमेटली बातों में अग्रेशन भी आएगा, और केतु आएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है हकलाता हो, ये बातें बोलते बोलते एकदम से कटेंगी उसकी बातें, कहीं ना कहीं केतु इफेक्ट भी आएगा तो उसको कम होगा।
ब्रेकेजेस होगा, तो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं, बट एग्रेशन भी होगा। ये है। तो इस तरीके से हम लोग प्लेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर राहु आ रहा है, तो राहु आने की वजह से, एक तो सेकंड हाउस में राहु आ रहा है, तो चीजें, सॉरी, सेकंड राशि में राहु आ रहा है, तो बातें घुमाकर भी करेगा, बड़ा चढ़ा के भी करेगा ये बंदा। तो ये बंदा बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करेगा, किस चीज के बारे में बातें करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेगा, और बहुत हार्श वे में बात कर सकता है, अग्रेसिव वे में बात कर सकता है, और बहुत घुमा घुमा के भी बातें कर सकता है। अब सिमिलरली अगर ये आया असेंडेंट स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो इनके सेकंड नंबर के हाउस में आई 9th नंबर की राशि। 9th नंबर की राशि क्या है? धर्म के बारे में बात करती है, रिलीजन के बारे में बात करती है, फादर के बारे में बात करेगी। तो ये बंदा कहीं ना कहीं धर्म के बारे में बात करेगा, फादर के बारे में बात करेगा, रिलीजन के बारे में बात करेगा। और साथ में ये जो सेकंड नंबर की राशि है पहुंच गई 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं इन बातों का कनेक्शन किसके साथ में भी आएगा? वाइफ के साथ में भी और पार्टनरशिप के साथ में भी। तो ये जो बंदा बातें करेगा, सेकंड राशि का एट्रीब्यूट जो है वाणी, बातें करना, तो ये बातें कर सकता है धर्म के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, वाइफ के बारे में, ये सब बातें ये बंदा करेगा। अब अगर हम इसको जनरली इसके साथ में वीनस देखते हैं, वीनस कहाँ पर बैठा है? वीनस बैठा है यहाँ पर 4 नंबर की राशि में। 4 नंबर की राशि आगे हम पढ़ेंगे, ये पीस को दिखाएगी, कहीं ना कहीं शांति को। तो ये यहाँ पर इसको इस चीज को लेकर कंफर्टेबल भी है, और धर्म को लेकर भी कंफर्टेबल है। इस चीज को लेके अपने पिता रिलेटेड केस में भी कंफर्टेबल है, हायर जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उसके केस में भी कंफर्टेबल है। बट माहौल कैसा रहेगा? शांतिपूर्वक वाला माहौल रहेगा यहाँ पे। और अगर मैंने कहा सैटर्न भी आ रहा है, मून भी आ रहा है उस पर्टिकुलर केस में, तो मून तो आ रहा है, बंदा पोलाइट होगा, बट कहीं ना कहीं झूठ भी बोलेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं गाली गलौज भी करता होगा। पोलाइट तो होगा, बट गाली गलौज भी कहीं ना कहीं हो सकती है इसके केस में। तो ये एक चीज है। प्लस जुपिटर भी है। अब देखा जाए तो यहाँ गाली गलौज वाली बात मैंने बोली है, बट यहाँ पर बहुत सौम्य भी हो जाएगा वो, यहाँ पर बहुत धार्मिक बातें भी करेगा। तो अब देखा जाए तो एक बात के ऊपर पॉइंट पे नहीं आएगी बात। मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल कि बंदा पोलाइट है बट गाली गलौज करेगा, बट यहाँ पर जुपिटर भी बैठा है सेकंड नंबर की राशि में, तो बंदा सौम्य भी होगा, रिलीजन वाली बातें भी करेगा, अच्छी भी करेगा। तो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया इस बंदे का, कि जो पोलाइट भी है, जो बंदा झूठ भी बोलता है, कहीं ना कहीं जो धर्म से रिलेटेड बातें भी करता है, ऐसा भी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और जो सॉफ्ट भी है, जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट भी है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो के बाद में सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के केस में सेकंड नंबर के हाउस में गई 10 नंबर की राशि, यानी प्रोफेशन की राशि, ठीक है। और जो दूसरी राशि आ रही है वो आ रही है डिस्प्यूट वाले हाउस में, चैलेंज वाले हाउस में। तो सेम वही वाली कहानी हो गई जो हम थोड़ी देर पहले देखी थी। आई थिंक हम लोगों ने कैंसर के केस में देखी, नहीं, हम लोगों ने एरिस के केस में देखी थी कि 10 नंबर यहाँ पे आ रहा था, सॉरी 2 नंबर यहाँ पे आ रहा था, 10 नंबर यहाँ पे आ रहा था। तो अल्टीमेटली वही वाली कहानी हो गई कि अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोफेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस की बातें ज्यादा होंगी। बट जुपिटर सेकेंड हाउस में है, तो बंदा सौम्य बातें करेगा, पोलाइट बातें करेगा कंपेरेटिवली। और इसके अलावा अपने हेल्थ के इश्यूज के ऊपर बातें करेगा, क्योंकि 6 नंबर का हाउस हेल्थ का भी है, ऋण रोग शत्रु का है, तो हेल्थ के इश्यूज के ऊपर भी बातें करेगा, डिस्प्यूट्स की बातें करेगा, प्रोफेशनल रिलेटेड वो वाली बातें भी यहाँ पर आएंगी। अब अगर सेजिटेरियस के बाद में अगर हम जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे, तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के केस में सेकंड नंबर की राशि गई 5th हाउस में। 5th हाउस किसका है? बच्चों का है, अफेयर्स का है, साथ में ये हाउस स्पेकुलेशंस का भी है, शेयर मार्केट का भी है, जहाँ पे स्पेकुलेशंस करते हैं। तो ये बंदा स्पेकुलेशंस की बारे में बात करेगा, साथ में ये बंदा किड्स के बारे में बात करेगा, अपने बच्चों के बारे में भी बात करेगा, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेगा, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनकम के बारे में भी बात करेगा, क्योंकि 11th हाउस उसके इनकम का हो गया। तो ये बंदा ज्यादातर जो बातें करेगा वो बातें करेगा स्पेकुलेशन की, स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनकम के बारे में बात करेगा। और राहु है तो अल्टीमेटली वो उसको बड़ा चढ़ाकर दुगना करके भी बातें करेगा। और यहाँ पर मार्स है तो कहीं ना कहीं अग्रेशन भी आएगा उसकी बातों के अंदर। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लोग सेम बात से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर भी स्पेकुलेशंस के बारे में बातें होंगी, यहाँ पर भी उससे अर्निंग के बारे में बातें होंगी, बट बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, यहाँ पे सौम्य हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा।
अब अगर एक्वायरस असेंडेंट आ गया तो सेकंड नंबर की राशि चली, सेकंड नंबर के हाउस में चली गई राशि नंबर 12। राशि नंबर 12 जुपिटर की राशि है, जिसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि सब कुछ भगवान गुरु से छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो बातों को, सब बातों को खत्म कर दो, छोड़ दो। वो इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये वाली राशि यहाँ पे चली गई। और किस बारे में छोड़ने की बातें करेगा ये इंसान? ये बातें करेगा अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने के बारे में, या शांति के लिए सब कुछ छोड़ने के बारे में। मुझे शांति चाहिए, सब बातें छोड़ दो। तो वो बातें दिल में नहीं रखेगा, सब बातों को छोड़ने के ऊपर बातें करेगा, भगवान गुरु से छोड़ दो। वो इसकी बातों का जनरल एट्रीब्यूट हो जाएगा। और जनरली बातें किसकी? बातें लैंड की, प्रॉपर्टी की, व्हीकल की, और पीस एट होम, उसके ऊपर जो बातें होंगी। और उस बातों में हमेशा छोड़ने का पॉइंट होगा, उसको बातें कंटिन्यू नहीं करनी, छोड़ देनी है वो सब बातें। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग असेंडेंट के हिसाब से अलग अलग बातें कर सकते हैं। अब अगर ये बाय द वे लास्ट राशि है पाइसेस, अगर पाइसेस में चल जाती है राशि, पाइसेस असेंडेंट हो जाता है, तो सेकंड नंबर के हाउस में चला गया फर्स्ट एरिस, और जो राशि चली गई वो चली गई थर्ड हाउस में। सेकंड नंबर की राशि चली गई थर्ड हाउस में और सेकंड हाउस में चला गया एरिस। तो अल्टीमेटली ये बातें जो करेगा ये बंदा करेगा ट्रेवल की, क्योंकि थर्ड हाउस जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है। थर्ड हाउस साहस है, करेज के ऊपर बातें करेगा। थर्ड हाउस जो है आपका हार्ड वर्क भी है, क्योंकि पराक्रम हाउस है, तो हार्ड वर्क के ऊपर भी बातें करेगा ये बंदा। और ये बंदा जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बातें करेगा। किसके बारे में बातें करेगा? फर्स्ट नंबर की राशि जा रही है, फर्स्ट नंबर मतलब सेल्फ सेंटर्ड, जो एरिस का जो एट्रीब्यूट है, जो अपने ही सेल्फ के बारे में बात करेगा। तो सेल्फ के बारे में ये बातें करेगा, अपने साहस के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में, अपनी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, और इन सब चीजों के बारे में बंदा ज्यादातर बातें करेगा। और बातें का नेचर जो होगा वो कैसा होगा? क्योंकि सेकंड हाउस में मून आ रहा है, तो बातों का जो नेचर होगा पोलाइट होगा, सॉफ्ट होगा। प्लस वीनस कहाँ पर बैठा है? वीनस जाके बैठा है इस पर्टिकुलर हाउस, इसका बंदे का 6th हाउस में। तो थर्ड और 6 का थर्ड लॉर्ड 6th में आके बैठ गया है, तो पराक्रम तेज जो हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठ गया चैलेंजेस में, रूटीन में। तो डेली लाइफ में कंफर्टेबल है बंदा, डेली लाइफ में इसको प्रेशर नहीं चाहिए, कंफर्ट है लाइफ में, और कंपटीशन को लेके कोई चैलेंजेस नहीं, सब में कंफर्टेबल है। इसको ऋण लेगा तो भी कंफर्ट है, लोन लेगा तो भी कंफर्ट है, बीमारी आएगी तो भी कंफर्ट है कंपैरेटिवली अदर लोगों के कंपैरेटिवली। तो ये सब चीजें इसकी लाइफ में देखने को, एक कॉमन एट्रीब्यूट देखने को मिल सकते हैं। तो यही सब बातें हैं आज के बारे में। तो आज हमने देखा जाए तो अल्टीमेटली वीनस के बारे में बात करी, टॉरस की भी बारे में बात करी, और अलग अलग राशियों के असेंडेंट्स के हिसाब से अलग अलग जगह पे इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है वही हम लोगों ने बात करी। तो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समराइज अगर करेंगे तो सेकंड नंबर की राशि कहाँ जा रही है, और सेकंड हाउस में कौन सी राशि आ रही है, और साथ में वीनस का प्लेसमेंट क्या है। अगर हम इन 3 चीज़ों को समझ जाएंगे तो हम अल्टीमेटली टॉरस को, वीनस को और सेकंड हाउस को कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर कोई क्वेरी है तो बताइए। हेलो। यस मैडम। सर, महादशा आती ही नहीं है विनस की, जैसे मेरा सन के इसमें है ना। आपको प्लीज रिकॉर्डिंग बंद करेंगे? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.